नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीर द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त होगा। सभी को वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद डियर। आज मैं पहले आपको अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ और जो है शुभकामनाएं देता हूं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये पर्व बहुत धूमधाम से हमारे देश में प्रतिवर्ष मनाया जाता है और ख़ास तौर पर ये पर्व जो है मथुरा में ज़्यादा मनाया जाता है, मथुरा वृंदावन में, जहाँ प्रेम मंदिर है। और एक और प्रेम मंदिर अभी स्थापित किया गया है जो कि कुंडा प्रतापगढ़ में डियर। तो इस त्यौहार को आप लोग भी अच्छे से मनाइए। अगर हल्का फुल्का आवाज़ आए तो आप समझ जाइए कि ये प्रोग्राम चल रहा है, तो यहाँ से साउंड की जो गतिविधियाँ हैं वो लगातार जारी हैं। तो थोड़ा बहुत अगर आवाज़ इधर उधर की आ रही है तो उसको आप मैनेज कीजिएगा। बता दें, बात आई है कृष्ण जन्माष्टमी की, तो आइए पहले 2-3 फैक्ट भगवान श्री कृष्ण के बारे में जान लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के धनुष का क्या नाम था, तो बता दें डियर, जो भगवान श्री कृष्ण का धनुष था उसका नाम सारंग था। अगर पूछ ले कि भगवान श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था, तो भगवान श्री कृष्ण के जो शंख का नाम था डियर वो पांचजन्य शंख था। अगर पूछ ले कि भगवान श्री कृष्ण के जो है रथ का क्या नाम था, तो उनके जो रथ का नाम था वो गरुड़ ध्वज था डियर। ये तीनों प्रश्न ISPC लेवल में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इन 3 तथ्यों से आपको अवगत करा दूं। तो फिर से एक बार श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप लोग अच्छे से इस त्यौहार को जो है मनाइए। और अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। ये तो था अभी तक भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बधाई आप लोगों को। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का जो टॉपिक है डियर, वो यूपी टेट हो या CTET हो या सुपर टेट हो या कोई भी शिक्षक भर्ती हो या कोई भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो ये वीडियो का प्रैक्टिस सेट सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो हिंदी का टॉप 35 प्रश्नों का एक दमदार प्रैक्टिस सेशन है। आइए बात करते हैं, प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? क्या संसार संधि नहीं है, अत्यंत में संधि नहीं है, सदाचार में संधि नहीं है, या सामाजिक में नहीं है? तो डियर, संसार में आपको पता है सम प्लस सार, यानी कि क्या संसार एक संधि है। अत्यंत, अति प्लस अंत, सदाचार पता ही है आपको, क्या सत्य प्लस आचार। लेकिन सामाजिक में संधि नहीं है, बल्कि समाज प्लस इक, यानी कि इक क्या प्रत्यय है, इसमें संधि नहीं बल्कि इसमें प्रत्यय का बोध हो रहा है डियर। तो इसलिए जो इसका सही ऑप्शन है डी एकदम करेक्ट है, नोट रखिएगा डी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है तथा तथैव, स्वच्छ, महर्षि या अन्वेषण। तो सही संधि आपको जिसमें देखने में आ रही है वो महर्षि है, महा प्लस ऋषि, महर्षि। और आ है अंत में और री है, यानी कि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये भी आप नोट रखिएगा, दीर्घ स्वर संधि। महर्षि एकदम करेक्ट लिखा हुआ है और ये तीनों ही विकल्प गलत हैं और इसमें सही ही पूछ रहा था, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? देवकी नंदन खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध या भवानी प्रसाद की? तो भारत दुर्दशा जो रचना है डियर, ये रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक बेहतरीन नाटक है डियर, नोट रखिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विपद जाल में कौन सी संधि है? व्यंजन, वृद्धि, दीर्घ या गुण संधि? तो विपद जाल व्यंजन संधि है, क्योंकि विपत ता आएगा इसमें जब आप संधि विच्छेद करेंगे, तो ता का जा हो रहा है डियर, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है विपद जाल। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? व्यंजन, विसर्ग, गुण या यण संधि? तो प्रति प्लस उपकार बराबर प्रत्युपकार, और प्रत्युपकार में डियर यण संधि है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, यण संधि का ये उदाहरण है प्रत्युपकार, नोट कर लीजिएगा। परिच्छेद में कौन सी संधि है? व्यंजन, दीर्घ, गुण या अयादि? तो परिच्छेद में डियर व्यंजन संधि होती है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ नहीं है? उ, बड़ा उ, पा या ई?
तो पूछ रहा है किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ नहीं है। तो एक सूत्र होता है डियर उच्चारण स्थान का, जो कि ओष्ठ से देख सकते हैं आप, उसका नाम है उपध्मानीया नाम ओष्ठो, यानी कि उ और उ भी आ जाएगा और पूरा पा वर्ग भी आ जाएगा, किसमें, ओष्ठ में आ जाएगा। तो ये उ ऊपर के ABC तीनों क्या ओष्ठ हैं, लेकिन ये जो डी ऑप्शन में ई लिखा हुआ है डियर, ये क्या है, ये तालु का उदाहरण है, क्योंकि ई चू यसाराम तालु। तो डी ऑप्शन में जो ई लिखा है ये ओष्ठ से नहीं उच्चारित होता बल्कि तालु से उच्चारित होता है। और प्रश्न में यही पूछ रहा था कौन गलत है, तो गलत डी वाला है, डी एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से किस वर्ण के स्थान पर अनुसार का प्रयोग नहीं होता, दा में, ना में, मा में या उपरोक्त सभी में। तो डियर बता दें जो दा वर्ग है इसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं हम, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार दमदारी से शेयर करें, लाइक करें, ताकि सब्सक्राइबरों की संख्या ज़्यादा इंक्रीज हो और हम आपसे लाइव रूबरू हो पाए डियर। तो आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संयुक्त अक्षर का असंगत रूप पहचानिए। छा जो बनता है क्या का प्लस सा से बनेगा, त्रा प्लस रा से बनेगा, ज्ञा ज्या प्लस या से बनेगा, या स्रा प्लस रा से बनेगा। कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। तो डियर सी ऑप्शन में जो ज्ञा प्लस जा लिखा, ज्ञा का जो जा प्लस या लिखा है यही गलत है, क्योंकि जा के बाद या नहीं आता बल्कि इया आता है डियर, नोट रखिएगा। ये संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है और सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शब्दकोश की रचना एवं उपयोग पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वर्णों की संख्या, वर्णों की बनावट, वर्णों का क्रम या वर्णों का विभाजन। तो शब्दकोश यानी कि क्या, आप जो है कोई चीज़ें जब आपको नहीं आती तो आप इसमें देखते हैं, डिक्शनरी में देखते हैं, तो डिक्शनरी में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है ये पूछ रहा है। तो वहाँ पर क्या वर्णों का क्रम ही तो महत्वपूर्ण है डियर। जब आप ए वाला देखेंगे तो ए अल्फाबेट से सीरियल से लगा होना चाहिए, प्रश्न यही पूछ रहा था डियर। तो वर्णों का क्रम जो है वो बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण तथ्य है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। या चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, तालु है, नासिका है, दंत है। तो आवर्ण का यानी कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, जितने भी आ या छोटा या बड़ा आते हैं डियर वो कंठ से उच्चारित होते हैं, तो इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सूत्र कहता है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, तो नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, पवन माने हवा होता है डियर, इसका जो पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। समीर माने भी हवा है, मारुत माने भी हवा है, वात माने भी हवा है, लेकिन ये जो अनल दिख रहा है डियर ये गलत है। अनल माने आग होता है, अगर अनिल लिखा होता तो वायु होता डियर, अनल माने आग होता है और यही इसका पर्यायवाची नहीं है, किंतु ये आग का पर्यायवाची है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। यमुना का पर्यायवाची नहीं है, रविजा, तनुजा, सूर्यजा, अर्कजा। तो यमुना डियर हम रविजा को भी कहते हैं, सूर्यजा को भी कहते हैं, अर्कजा को भी कहते हैं, लेकिन जो ये बी ऑप्शन में आप तनुजा देख रहे हैं डियर ये जमुना का पर्यायवाची नहीं बल्कि ये पुत्री का पर्यायवाची है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कौन है, प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जायसी या मोहन राकेश। तो बता दें डियर जो हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद। इनकी विभिन्न कहानियां हैं, जैसे नमक का दरोगा आप पढ़िए, इनकी बेहतरीन कृति है डियर। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो डियर जो ब्रज भाषा है ये क्या है, ये पश्चिमी हिंदी है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि होगी, क्या उज्ज्वल में होगी, निश्चल में होगी, राजेंद्र में या महोदय में। तो बता दें डियर जो विसर्ग संधि है वो निश्चल में होगी। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा बी। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई किस लेखक का उपनाम है, फणिश्वरनाथ रेणु, वृंदावन लाल वर्मा, मलिक मोहम्मद या राय देवी प्रसाद। तो वृंदावन लाल वर्मा को हम बुंदेलखंड का क्या चंद्रबरदाई कह देते हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाला शब्द क्या कहलाते हैं। स्वतंत्र सत्ता जो धारण नहीं कर पाते वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं, क्योंकि रूढ़ों का अपना कोई वजूद नहीं होता। जैसे आप लिख दीजिए क्या, जैसे आप लिख दीजिए राम,
अब अगर रा और माँ को आप अलग कर रहे हैं तो क्या इनका कोई अस्तित्व आ रहा है? नहीं आ रहा है डियर। तो यही तो प्रश्न पूछ रहा है कि स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो रूढ़ कहलाते हैं। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इनमें से कौन सा शब्द क्या पुल्लिंग है? तो गिलास होती है, अदालत होती है, संसद क्या होती है? इनमें से कोई नहीं। तो अदालत क्या है? अदालत होता है कि होती है? अदालत होती है। गिलास होती है, गिलास होता है कि गिलास होती है? आप बताइए। संसद क्या होती है? गिलास डियर होती है नहीं, गिलास होता है। और यही क्या इसका पुल्लिंग है। ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ऐसे आप भी जो है समझ करके प्रश्न कीजिएगा एग्जाम में। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आधुनिक युग की मीरा किस लेखक का उपनाम है? तो आधुनिक युग की जो मीरा कहा जाता है वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आधुनिक युग की मीरा कहलाती हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ, मूर्धा, तालु या कंठ? तो वा के उच्चारण स्थान का भी एक सूत्र है डियर, वकारस्य दंतोष्ठः। तो वकारस्य दंतोष्ठा से यहाँ जो है वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मैं किसी दिन जल्द ही ये जो है सूत्रों वाला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आपको भी ये सारे सूत्र कंठस्थ हो जाएं, ताकि आपको उच्चारण स्थानों में से आने वाले एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका गलत ना होने पाए डियर। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुसुप्ति, सुसुप्ति। चारों ऑप्शन में सुसुप्ति लिखा है, कौन सही लिखा जाएगा? प्रश्न ये पूछ रहा है। तो डियर बता दें, जो शुद्ध वर्तनी में सुसुप्त लिखा है वो डी वाला एकदम करेक्ट है। आप देख लीजिए इसको, डी एकदम करेक्ट है। डी में जो सुसुप्त लिखा है वही एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। विसर्ग, गुण, वृद्धि या यण संधि? तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, किसी भी में अगर एक पाई आपको दिखे तो आप गुण संधि मार दीजिए। अगर डबल पाई लिखा हो जैसे परोपकार होता तो डियर यहाँ जब 2 पाई लग जाए तो वृद्धि संधि मार दीजिए आप। अगर आधा अक्षर दिख जाए जैसे प्रत्युपकार तो आप यण संधि मार दीजिए डियर। ये ट्रिक है, ये ट्रिक से आप जो है एग्जाम में 99% जो है संधि के प्रश्नों को एकदम सही कर सकते हैं डियर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सुयोग, विदेश, अत्याधिक या सुरेश? तो सुयोग, सु में सु उपसर्ग लगा हुआ है, विदेश वी उपसर्ग लगा हुआ है, अत्यधिक में अति उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है। क्योंकि अगर आप सुरेश का संधि विच्छेद करेंगे तो सु प्लस रेस, रेस और सु दोनों जो है स्थायी हो जाते हैं डियर। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो बता दें डियर, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है और नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं वो आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निशा निमंत्रण के लेखक कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत? तो बता दें डियर, जो निशा निमंत्रण है ये हरिवंश राय बच्चन जी की है और हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला, मधुकला से मधुबाला, ये विभिन्न रचनाएं जो हैं ये हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। और हरिवंश राय बच्चन जो है हमारे फिल्मी दुनिया के बादशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन जी के क्या पिता हैं डियर, नोट रखिएगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? ये प्रश्न भी उत्तर प्रदेश के पीईटी एग्जाम में पूछा गया था कि गागर में सागर भरने का अर्थ क्या है, यानी कि थोड़े में ही बहुत कुछ कह देना डियर। गागर में सागर भरने का अर्थ है और गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बिहारी को, क्योंकि बिहारी जी ने मात्र बिहारी सतसई नामक एक रचना की थी और उसमें इन्होंने कुल 719 दोहे जो है लिख डाले और इन्हीं 719 दोहों में ये जग में व्याप्त हो गए, जग जाहिर हो गए। और इसे इन्हीं कृति के लिए बिहारी सतसई मात्र एक कृति है इनकी, इसके लिए ये क्या अग्रगण्य माने जाते हैं डियर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भाषा तत्वों की जटिलता को नहीं सीखा जा सकता अभ्यास के बिना, प्रयास के बिना, रुचि के बिना या अनुकरण के बिना। तो भाषा तत्वों की जो जटिलता है डियर, इसको हम प्रयास के बिना नहीं सीख सकते। अभ्यास भी सही है, ऑप्शन अभ्यास का भी सही है कि अभ्यास से नहीं, लेकिन अभ्यास से ज़्यादा प्रयास जो है ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है, इसलिए बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बच्चा कब कोई गतिविधि जल्दी सीख लेता है? जब वह उसके सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है,
जब वह उसके सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जब वह उसका अनुकरण करता है या जब वह उसके दैनिक जीवन से संबंधित होती है। तो बच्चा कोई गतिविधि या कोई एक्टिविटी को जल्दी तब सीख लेगा जब वह उसके क्या दैनिक जीवन से जुड़ी होगी डियर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण कार्य होना चाहिए अज्ञात से ज्ञात की ओर, बच्चे की आवश्यकता के आधार पर, या सरल से कठिन की ओर, या छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर। बस डियर समृद्ध वातावरण जहां आपको दिख जाए आप मार दीजिए, क्योंकि पॉजिटिविटी की बात कर रहा है। समृद्ध वातावरण एक जो है सकारात्मक रवैया है डियर, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भाषा शिक्षण की विधियां डैश डैश पर निर्भर करती हैं। तो भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं डियर, ये बच्चों के स्तर आयु पर निर्भर करती हैं। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न की। भाषा अधिगम में आवश्यक है क्या व्याकरण कंठस्थ कराना। डियर आप कंठस्थ रटने की बात तुम्हारा एनसीएफ करता ही नहीं है। आप रट्टा मारकर किसी बालक को जो है वो ज्ञान में प्रवीण नहीं कर पाएंगे। पाठों की एक निश्चित संख्या, ये भी गलत है डियर, क्योंकि पाठों की संख्या चाहे 100 हो, 200 हो, 250 हो या 50-10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला डियर। भाषा का व्याकरण पाठ्य पुस्तक का शिक्षण नहीं डियर। भाषा के व्याकरण सिखाने से क्या बच्चा भाषा में प्रवीण हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं डियर। लेकिन भाषा के विभिन्न रूपों का जब आप प्रयोग करेंगे डियर, तो वो जो है हर चीजों को अपने माइंड के कॉन्सेप्ट में फीड करता चलेगा। विभिन्न रूपों से जब आप उसको सिखाएंगे तो ये एक संशोधन का कार्य करेगा और बालक में जो क्या अधिगम में जो है प्रवीण हो जाएगा। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। ये मैंने आपको 33 प्रश्न करवा दिए, जो कि हिंदी का एक दमदार प्रैक्टिस सेट था। आप अपने कमेंट बॉक्स में जरा छापिए कि 33 में आपका स्कोर कितना रहा। 33 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना रहा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, इसीलिए सब्सक्राइबरों की संख्या जो है वो बढ़ नहीं रही है डियर। मैं चाहता हूं कि मैं आपसे लाइव क्लासेस में रूबरू हूं, इसके लिए सब्सक्राइबर्स का होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग मदद करें मेरी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करना ना भूलें, ताकि सब्सक्राइबरों की संख्या इंक्रीज हो सके, जिससे हम आपके साथ लाइव मिलें, लाइव का आनंद दें। आप लाइव में हमसे सीधे अपने प्रश्नों का जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रश्नों में आप समझ में ना आए, आप सीधे पूछ सकते हैं डियर। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।